पाल हत्याकांड से यूपी के साथ ही पूरा देश हिल गया था। उससे पहले एक हवाला कांड भी हुआ था। न्यूज 18 के पास हवाला कांड का बहुत बड़ा सबूत है। उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले 13 जनवरी को हवाला के जरिए करोड़ों रुपए आए थे और अतीक अहमद के क्राइम सिंडिकेट से आने वाले पैसे सीधे शाइस्ता तक पहुंचे थे। हवाला के जरिए आने वाले पैसे को अतीक के वकील सौलत हनीफ दवा ऑपरेटर के जरिए उस तक ये पैसा पहुंचा था। ये बात भी सामने आई। वकील सौलत हनीफ बैग में पैसे लेकर अतीक के करीबी नौकर राकेश को पहुंचा था देने के लिए और राकेश वो पैसे लेकर सीधा शाइस्ता तक पहुंचा और उमेश पाल मर्डर में शामिल शाइस्ता ने पैसे को ठिकाने लगा दिया। तो क्या जो पैसे शाइस्ता ने शूटर्स को दिए थे वो हवाला के जरिए आए थे? और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस अब जांच कर रही है। चौबीस फरवरी को प्रयागराज में वो हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। घर के बाहर 7 शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया और गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही बमों की बारिश से पूरा इलाका धुआं-धुआं कर दिया। लेकिन इस हत्याकांड के लिए आखिर फंडिंग कहां से हुई, कैसे प्लानिंग के तहत पैसे जुटाए गए, कैसे शूटर्स को पैसे दिए गए, इसका खुलासा न्यूज 18 पर होने वाला है। देश को दहलाने वाले प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से पहले एक बड़ा हवाला कांड हुआ था जिसके अब तफ्तीश प्रयागराज पुलिस कर रही है। उमेश पाल की हत्या से पहले 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहां से आए थे, किसने दिए थे, किसको देने थे और इसका मकसद क्या था? इसको लेकर एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही है कि इसी पैसे को उमेश पाल मर्डर में खपाया गया था। हवाला के जरिए आने वाले पैसे पहले अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने हवाला ऑपरेटर से लिया था। हनीफ बैग में पैसे अतीक के करीबी नौकर राकेश को दिया और राकेश वो पैसे सीधा शाइस्ता तक पहुंचाया और उमेश पाल मर्डर में शामिल शाइस्ता ने सभी शूटर्स को पैसे दिए। जेल जाने के बाद अतीक गैंग के पैसों का सारा हिसाब किताब शाइस्ता ही देखती थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सभी शूटर सीधा शाइस्ता के पास पहुंचे थे और शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से सभी शूटर्स को पैसे दिए थे। प्रयागराज पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसका सारा आर्थिक साम्राज्य संभाल रही थी। शाइस्ता परवीन ही हवाला के जरिए पैसे लेती थी और अपने पूरे गैंग को बांटती थी। अब सवाल ये उठता है कि अतीक को उमेश पाल मर्डर के लिए कहां-कहां से फंडिंग मिली, कौन-कौन उमेश पाल की हत्या करवाना चाहता था। अगर हत्याकांड का प्लान 10 से 12 फरवरी के बीच का था तो कौन इन्वेस्टर समिट के दौरान देश की छवि को धूमिल करना चाहता था, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख छोटी मोटी रकम नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड से महज कुछ दिनों पहले यानी 13 जनवरी को ये हवाला कांड हुआ था जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए हवाला के जरिए आए थे। सवाल तो ये भी है कि हवाला ऑपरेटर ने क्यों दिए रुपए? 1 करोड़ 20 लाख रुपयों का ट्रेल क्या है? क्या ये रुपए जबरन वसूल करके आए थे? क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले अतीक ने साबरमती जेल से बिल्डर मुस्लिम खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और व्हाट्सएप के जरिए बिल्डर को मैसेज किया था कि मेरे बेटे उमर का हिसाब कर दो। यानी उमेश पाल को मारने के लिए अतीक हवाला के साथ ही बिल्डर से भी रंगदारी वसूल रहा था और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन थी। ऑपरेटर से पैसा लेने के बाद सौलत हनीफ इन पैसों को अतीक के नौकर और उसके बेहद करीबी राकेश को देता था और राकेश ये पैसा शाइस्ता तक पहुंचाता था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस पूरे सिंडिकेट को अतीक के जेल जाने के बाद सौलत हनीफ, राकेश ही देख रहे थे और जिनके ऊपर बैठी थी शाइस्ता परवीन। लेकिन हाल में जिस नाम को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया है वो अतीक का वकील सौलत हनीफ है, जिसके पास हवाला से करोड़ों रुपए पहुंच चुके हैं। सौलत हनीफ ने
डिलीवर हुए पैसों की फोटो जेल में बंद अतीक अहमद को भेजता है और पुष्टि करता है कि हवाला से पैसे आ चुके हैं। वकील सौलत हनीफ डिलीवर हुए पैसों की फोटो अतीक अहमद को भेजता था, जिससे ये कंफर्म हो जाता था कि अब पैसा आ रहा है। वकील सौलत हनीफ अतीक के हवाला कांड को पूरी तरीके से संभाल रहा था, जिसे किडनैपिंग मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ये वकील का चोला पहनकर अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रहा था। दरअसल खान सौलत हनीफ अतीक का बेहद करीबी है। वकील का चोला पहनकर अतीक गैंग के लिए काम करता था। हाल ही में उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ उमेश पाल की हत्या के लिए इतने पैसे जुटाए गए, या फिर अतीक और शाइस्ता का ये हवाला कारोबार किसी और प्लानिंग के लिए चल रहा था, जिसकी जांच अब पुलिस परत दर परत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में वसूली और जमीनों के कारोबार से जुटाई गई काली कमाई को सफेद करने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। अतीक के करीबियों ने 20 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। मुंबई और कोलकाता की कंपनी में काली कमाई को खपाया गया और कंपनियों से बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त का भी पता चला। संपत्तियों की कीमत 150 करोड़ से ज्यादा का अनुमान है। लेन देन को सही ठहराने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर भी किया गया। अतीक के दोनों सीए को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। और प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की पकड़ से बाहर है। एसटीएफ ने 50,000 की नामी शाइस्ता का जो ब्यौरा पेश किया है, उसके मुताबिक शाइस्ता ने अपने बचाव के लिए स्पेशल 27 वाली व्यूह रचना कर रखी है। शाइस्ता परवीन को मदद पहुंचाने में 7 वकील शामिल हैं। आर्थिक मददगारों में मोहम्मद मुस्लिम का नाम शामिल है। शाइस्ता को संरक्षण देने वालों में ननद आयशा नूरी का हाथ है। शाइस्ता को भगाने में मददगार अशरफ का साला भी शामिल है। ठिकाना बदलने में अनस और आसिफ शाइस्ता की मदद कर रहे हैं और पुलिस से बचाने में बल्ली पंडित, नफीस जैसे मददगार भी शामिल हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि शाइस्ता आखिर वो कौन सी व्यू रचना कर रही है कि बार बार पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से बच रही है। मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन को मदद करने वाले 7 वकीलों और 20 उन लोगों को एसटीएफ ने अब चिन्हित कर लिया है, जिन्होंने न सिर्फ शाइस्ता को संरक्षण दिया बल्कि आर्थिक तौर पर भी मदद की है। एसटीएफ लगातार अभियान चला रही है, जिसमें एसटीएफ न सिर्फ अतीक और अशरफ के जो पूर्व करीबी थे, बल्कि शाइस्ता परवीन को कौन से लोग हेल्प कर रहे हैं, उसको आर्थिक संरक्षण दे रहे हैं, उनको रडार पर ले रही है। जल्दी एसटीएफ इन 20 लोगों को उठाकर इनसे पूछताछ कर सकती है। इस मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के ही किसी इलाके में छुपी हुई है और वकीलों की फौज के जरिए वो अतीक अहमद की जो संपत्ति है उसको अपने नाम कराना चाहती है। ऐसे में 7 वकील एसटीएफ की रडार पर आए हैं, जिन्होंने शाइस्ता परवीन की मदद की है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क टीम, प्रयागराज। इधर निकाय के रण में मायावती ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ ऐसी चक्रव्यूह रचना की है जिसमें अखिलेश का फंसना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अखिलेश अब तक चुनाव लड़ रहे थे, उसकी तोड़ में मायावती ने डीएम समीकरण यानी कि दलित मुस्लिम को साथ लाने की पूरी तैयारी कर ली है। निकाय में मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। निकाय चुनाव में मेयर के लिए बीएसपी के 11 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 एसटी कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। मायावती ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीट पर भी मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारा है। इस बार के चुनाव में बीएसपी के मेयर प्रत्याशियों में 64% मुस्लिम हैं। मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और यादव से ज्यादा मजबूत फॉर्मूला तैयार किया है, जिससे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हो सकता है और अखिलेश को मायावती से इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अलग अलग समूह को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में
हमने राजनीतिक क्षेत्र में एक आदर्श सुचिता के साथ समाज के सब वर्गों को चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया। दलित, मुस्लिम और सवर्ण के मुद्दे पर भले ही सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बना रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अखिलेश के लिए चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि निकाय चुनाव जीतने के लिए सभी दांव पेच आजमा रही है और इसके लिए अपने घर को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि 30 जिलों में बीजेपी के उम्मीदवार बागी तेवर दिखा रहे हैं, जिसे पाले में लाने के लिए अब एक कमेटी का गठन किया गया है। बागियों को मनाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। उन सभी से बातचीत के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी में स्थानीय सांसद और विधायक को भी शामिल किया गया है और बागियों को मनाने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। वहीं जो बागी तेवर दिखा रहे हैं उन्हें पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी निर्देश जारी किया गया कि जो पार्टी गाइडलाइंस से बाहर जाएंगे उन पर एक्शन भी होगा। आपको न्यूज़ 18 संवाददाता संकेत मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए पूरी कहानी समझ में आएगी। पार्टी निकाय चुनाव जीतने के लिए सभी दांवपेच अपना रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अब काम करना शुरू किया है बागियों पर। भारतीय जनता पार्टी से जो तमाम बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर बागी भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत खड़ी कर रहे थे। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी इन बागियों को मनाने पर काम करेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक रणनीति तैयार की है और सदी हुई रणनीति के तहत इन बागियों को मनाने का काम जारी है। और इसमें क्षेत्रीय कमेटी में खासकर क्षेत्रीय अध्यक्ष को रखा गया है, जिला अध्यक्ष को रखा गया है और जिला प्रभारियों को रखा गया है। इनको बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है कि बागियों को मनाकर पार्टी के पक्ष में एक बेहतर माहौल बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में कमल खिला सके। कर्नाटक के रण में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी ने आज हुंकार भरी। कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और राम मंदिर का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब नो माफिया नो दंगा, यूपी में सब चंगा वाली सरकार है। साथ ही कर्नाटक की धरती से सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जहां देश के प्रधानमंत्री पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी पीएफआई की वकालत करती है। योगी गांव से कर्नाटक के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कर्नाटक में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री को दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राम के नाम का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का ही असर है कि उन्होंने एक दिन में 3 रैली और जनसभा को संबोधित किया और राम मंदिर के साथ ही हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कर्नाटक की जनता को अवगत कराया। कर्नाटक में सीएम योगी की चर्चा का बड़ा कारण है नो दंगा, यूपी में सब चंगा। वहाँ पर सुरक्षा की गारंटी है, वहाँ पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने सीएम योगी को बड़ी जिम्मेदारी दी और उन मुद्दों पर भी बल दिया जिसे सीएम योगी ने भुनाने की कोशिश की, जिसमें राम मंदिर निर्माण, बेहतर कानून व्यवस्था, नया बुलडोजर मॉडल, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन शामिल है।
क्योंकि इन दिनों यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन से भले ही विपक्ष टेंशन में हो, लेकिन जनता तक वो संदेश पहुंच रहा है जिसके बेहतर परिणाम 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि सीएम योगी ने पीएफआई जैसे संगठन को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। अब सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है। योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।